अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीडीजी मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। रमज़ान चाह रहा है तो बहुत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, रूटीन बिल्कुल आउट हुई है, तो इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर सका। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मैं वीडियोस दोबारा लेके आया हूं और वीडियोस अब दोबारा से एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ रिएक्ट नेटिव का कोर्स। जी हाँ बॉस, बिल्कुल आपको यूट्यूब पे इस तरह की कोई वीडियो नहीं मिलेगी, आपको कोई बंदा रिएक्ट नेटिव का उर्दू में बताने वाला नहीं मिलेगा। आपको रिएक्ट नेटिव में इंग्लिश की बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि समझ नहीं आती या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव को उर्दू में। तो हम देखेंगे रिएक्ट नेटिव क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या आपको रिएक्ट नेटिव सीखनी भी चाहिए कि नहीं, क्या फ्यूचर है रिएक्ट नेटिव का या नहीं। इससे अलावा हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव में कैसे आप एक कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें क्या आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा होता है, फिर क्या रिएक्ट आनी लाज़मी है रिएक्ट नेटिव से पहले, आपको जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारी 3-4 चीज़ें एक ही साथ कवर हो जाएँगी, तो हमें उन चीज़ों को डिफरेंट देखना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हम एक एट द एंड कोर्स के सैंपल ऐप बनाएँगे, जो कि एक टू डू ऐप होगी। उसमें हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे, तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप एक रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन या रिएक्ट नेटिव का डेवलपर बन सकते हैं। आप कहीं पे जाके इंटर्नशिप या जॉब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव है क्या और क्यों यूज़ होती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्ट नेटिव बेसिकली एक क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशन का प्लेटफ़ॉर्म है, जो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशंस बनाता है। अब क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म एप्लीकेशंस क्या होती हैं? आप सबको पता है कि हम एंड्रॉयड या आईओएस 2 तरह के मोबाइल अपनी डेली लाइफ़ में लाज़मी यूज़ कर रहे होते हैं। आपने अक्सर लोगों के पास देखा होगा वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, अक्सर आईओएस यूज़ कर रहे होते हैं, आईफ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। अब इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमें डिफरेंट डेवलपर्स चाहिए होते हैं। आईओएस की अपना आईफ़ोन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोनों के लिए एक अलग-अलग एप्लीकेशंस बनती हैं, जो कि एंड्रॉयड की जावा में होती है, आईओएस की स्विफ्ट में होती है। तो उसके लिए हमें एक ही प्रोजेक्ट 2 दफ़ा बनाना पड़ता है। अब रिएक्ट नेटिव हमें क्या सपोर्ट देता है? रिएक्ट नेटिव हमें ये सपोर्ट देता है कि हम एक ही कोड बेस से इन दोनों के लिए एंड्रॉयड और आईओएस के लिए 2 सेम ऐप बना सकते हैं। अब सेम ऐप क्या मतलब? मतलब अब वो जो आप कंपनीज़ 2 डेवलपर्स हायर कर रही थी, एक एंड्रॉयड के लिए और एक आईओएस के लिए, अब उन्हें वो ज़रूरत नहीं है। वो रिएक्ट नेटिव में बिल्कुल सिंपल रिएक्ट नेटिव का एक डेवलपर हायर करेंगे, जो उनको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों की बिल्ड्स देगा। अच्छा, अब जो रिएक्ट नेटिव का डेवलपर होता है, वो बेसिकली अपना जो कोड है, वो एंड्रॉयड जस्ट आईओएस के लिए नहीं लिख रहा होता। वो एक ही कोड लिख रहा होता है और वो कोड बेसिकली कन्वर्ट हो रहा होता है आपके एंड्रॉयड और आईओएस में। अब कैसे कन्वर्ट हो रहा होता है, ये तो बाद में हम देखेंगे, क्या चीज़ यूज़ होती है, क्या आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा होता है, ये तो बाद की चीज़ें हैं। पहले हम ये समझते हैं कि कोड बेस क्या है। बेसिकली कोड बेस ये होगा कि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट को यूज़ करके एक कोड लिख रहा होगा और वो कोड बेसिकली कन्वर्ट होगा एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, और आपके पास 2 एप्लीकेशन एक कोड बेस के साथ 2 एप्लीकेशंस बन जाएँगी। अब ये तो होगी रिएक्ट नेटिव की पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो हमें एक फैसिलिटी देती है, आप एक कोड बेस से 2 एप्लीकेशंस बना लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो हमें क्या चीज़ मिल रही होती है? अक्सर आपने देखा होगा एंड्रॉयड या आईओएस के डेवलपर्स होते हैं, वो कोई छोटी-मोटी भी चेंज करते हैं, तो उनको क्या करता है कि उनको दोबारा एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ती है। रिएक्ट नेटिव हमें ये चीज़ सपोर्ट देता है कि आप इंस्टेंट कोड चाह रहा होता है। लेट्स सपोज़ आपने कोई चेंज किया है, आपको वो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रेश हो रही होती है। तो क्योंकि इसका मॉड्यूल नोड का मॉड्यूलर कनेक्ट होता है, तो वो बेसिकली आपको इंस्टेंट कोड बेस यूज़ हो रहा होता है और इंस्टेंट कोड कन्वर्ट हो रहा होता है। तो आपको फिर दोबारा बिल्ड नहीं बनानी पड़ती। आपने कोई चेंज किया तो आपको फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो जाती है आपके फ्रंट एंड पे। नेक्स्ट हमें रिएक्ट नेटिव अच्छा, उसके बाद रिएक्ट नेटिव बेसिकली फेसबुक की बनाई हुई एक लाइब्रेरी है और जो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट को यूज़ कर रही होती है। अब इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिएक्ट में डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ कनेक्ट करके अपना काम बहुत फास्टली कर सकते हैं। मतलब आपको कस्टम कुछ चीज़ करनी नहीं पड़ती। आपने कोई चीज़ ऐसी बनानी है जो कि नहीं है, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको उसके लिए लाइब्रेरीज़ मिल जाती हैं। आप वो लाइब्रेरीज़ यूज़ करके रिएक्ट नेटिव में इंस्टेंट वो काम कर सकते हैं। फिर आप ग्राफ़क्यूएल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
जैसे रिडक्स कनेक्ट हो जाता है। अब एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है रिडक्स, जो बेसिकली यूज़ होती है इसकी लोकल स्टोरेज के लिए। आप वो यूज़ कर लेते हो, आपको कोई खुद एफर्ट करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ग्राफक्यूएल कनेक्ट कर लेते हो। फिर ये होता है कि रियल टाइम चेंजेस आ रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है रिएक्ट नेटिव। तो आइए, ये मेरे ख्याल से इंट्रो बहुत हो गया है, थोड़ी बोरिंग हो गई होगी क्योंकि थ्योरी थ्योरी है। तो आइए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि रिएक्ट नेटिव को हमने कैसे अपने लोकल मशीन पे सेटअप करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन रन कैसे करते हैं, कोड बेस कैसा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वक्त मैंने एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और हमने जस्ट यहाँ पे लिखना है रिएक्ट नेटिव इन्वायरमेंट सेटअप। अगर आप ये देखें तो ये रिएक्ट नेटिव का फर्स्ट यूआरएल आ गया। ये ओपन कर लें आप। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रिएक्ट नेटिव में दो तरह के वर्जन यूज़ होते हैं। एक ये होता है कि आप एक्सपो यूज़ कर रहे होते हैं। अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसी तरह चलता है जैसे अगर आप नोड से फ़ेमिलियर हैं और आपने कभी नोड पे काम किया हो तो आपको पता होगा एक नोड यूज़ होता है और एक एक्सप्रेस जेएस है। एक्सप्रेस जेएस बेसिकली टॉप ऑफ नोड जेएस होता है। इसी तरह यहाँ पे एक्सपो टॉप ऑफ सीएलआई होता है। तो आपने अगर कोई फास्ट काम करना है, कोई ऐसी कस्टमाइजेशन नहीं करनी, तो आप एक्सपो यूज़ करके क्विकली ऐप बना सकते हैं। आपने अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऐप बनानी है जिसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स और कॉम्प्लेक्स फीचर्स होंगे, तो उसके लिए फिर हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं कि CLI यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपके पास कोड बेस पे पावर ज़्यादा होती है। आप हर चीज़ अपनी खुद कर रहे होते हैं, आप हर चीज़ का कोड खुद कर रहे होते हैं। तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ से आके सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपो करना है तो एक्सपो कर लें, रिएक्ट नेटिव करना है तो रिएक्ट नेटिव CLI कर लें। जब CLI करने के बाद आपसे ये डेवलपमेंट ओएस पूछता है। बेसिकली ये यहाँ पे आपकी मशीन पूछ रहा होता है कि आप जो रिएक्ट नेटिव का सेटअप कर रहे हैं, वो किस मशीन पे रन होना है। बेसिकली क्या वो मैक ओएस है, विंडोज़ मशीन है और लिनक्स है। तो जो भी आपके पास मशीन होगी आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास मैक ओएस है तो मैंने मैक ओएस सेलेक्ट। अच्छा, उसके बाद ये आपके टारगेट ओएस पूछ रहा होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने फर्स्ट एंड्रॉयड चेक करना है, तो एंड्रॉयड के लिए करनी है, फिर iOS चेक करके iOS के लिए भी एनवायरनमेंट सेटअप कर लेनी है। तो आपको ये दोनों एनवायरनमेंट सेटअप करनी है, क्योंकि हम एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। उसके बाद ये आपको कहता है कि आपने नोड इंस्टॉल करना है। अब बेसिकली नोड क्या है? नोड बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट की किसी भी आप रिएक्ट नेटिव मतलब जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज को यूज़ करके जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब को जो मैनेज कर रहा होता है वो आपका नोड होता है। तो आपको नोड इंस्टॉल होना लाजमी है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगी। अच्छा, रिएक्ट नोड इंस्टॉल करने के बाद आपने वॉचमैन इंस्टॉल करना है। इसके लिए ये वॉचमैन रिएक्ट नेटिव की एक लाइब्रेरी है। इसको एक टूल समझ लें कि जो बेसिकली चेंजेस को वॉच कर रहा होता है आपके फाइल सिस्टम में। तो ये इंस्टॉल करना लाजमी है आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। फिर आपने जावा डेवलपमेंट किट सेट करनी है। बेसिकली ये एंड्रॉयड के लिए है। आपने एंड्रॉयड के लिए जावा डेवलपमेंट किट सेट करनी है। मैं इस वक्त कुछ चीज़ सेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव का सेटअप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, आपने ये सारी यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से करनी है। उसके बाद आपने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाएँ तो आपको यहाँ से भी एंड्रॉयड स्टूडियो मिल जाएगा। आपने जस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है और उसमें ये सारी चीज़ें आपने एसडीके कर लेना है, वर्चुअल डिवाइस बना लेनी है और एसडीके प्लेटफॉर्म कर लेना है। आपकी एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो होना लाजमी है। इसी तरह आपकी iOS के लिए आपका एक्सकोड होना लाजमी है। अब एक्सकोड के लिए आप क्या करते हैं कि आप एक्सकोड के लिए आप ऐप स्टोर पे आपके लिए आपके पास मैक मशीन होनी लाजमी है। उसके बाद आप ऐप स्टोर पे जाते हैं और आप एक्सकोड वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी अगर आप मैक पे हैं तो आपने ये प्रोफाइल ओपन करनी है और उसमें ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, ये एक्सपोर्ट करने हैं, लाजमी है। अच्छा, यहाँ तक जब आप कर लेते हैं तो ये आपकी रिएक्ट नेटिव की जो इन्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो गया, सेटअप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप पुराने रिएक्ट नेटिव के यूज़र हैं तो सबसे जब पुराने जो यूज़र थे वो बेसिकली कम्युनिटी की CLI यूज़ किया करते थे। अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं रिएक्ट नेटिव के वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे। उसके लिए रिएक्ट नेटिव CLI खुद यूज़ होती है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि आप पहले इन चीज़ों को अनइंस्टॉल कर लें। अनइंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये कमांड है। आपने जस्ट ये कमांड कॉपी करनी है और अपने टर्मिनल में पेस्ट करनी है। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आप अपने टर्मिनल में जाएँगे और टर्मिनल में जाके आपने जस्ट ये कमांड पेस्ट करनी है, एंटर करना है, आपका प्रोजेक्ट
क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव का जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तो वो काफ़ी सारी फाइल्स डाउनलोड कर रहा होता है। तो उन फाइल्स के लिए आपने वेट करना है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी वीडियो फास्ट करूँगा, और जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर मैं वापस आता हूँ और फिर आगे हम स्टार्ट कर देखते हैं कि आगे नेक्स्ट हमने कोड क्या है, कोड स्ट्रक्चर क्या है, तो वहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास ये रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। तो मैंने जस्ट क्या करना है कि मैं इस वक्त उस डायरेक्टरी में जाऊंगा जहाँ पे मैंने एक बिगनर सीरीज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट किया था, तो ये प्रोजेक्ट में चला गया। और यहाँ पे मैं जस्ट ये कोड डॉट की कमांड लिखूंगा ताकि मेरा ये प्रोजेक्ट वीएस कोड में ओपन हो जाए। तो इस वक्त मैं वीएस कोड में आ गया हूँ, तो हम यहाँ पे ज़रा इन्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या फाइल्स यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले तो आप जब प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये सारी फाइल्स आती हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास ये फाइल्स हैं। रिएक्ट नेटिव लेटेस्ट जो आ रही है वो टाइपस्क्रिप्ट के साथ आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये टाइपस्क्रिप्ट की एक कॉन्फ़िग जेसन बनी आती है। फिर आपके पास पैकेज जेसन होती है। बेसिकली ये पैकेज जेसन जो लोग फेमिलियर हैं, जो नोड में या रिएक्ट में काम करते हैं, उनको पता है कि हमारे पास जब भी हम रिएक्ट या नोड का प्रोजेक्ट बनाते हैं या इवन रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास पैकेज की एक फ़ाइल आती है, पैकेज जेसन, जिसमें हमारी लाइब्रेरीज मेंटेन हो रही होती हैं। तो बेसिकली ये वो फाइल होती है जहाँ पे हमारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम किसी को कोड देते हैं गिट के थ्रू, तो हम अपने नोड मॉड्यूल्स नहीं दे रहे होते। अब नोड मॉड्यूल्स आपकी बेसिकली लाइब्रेरीज होती हैं। वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करते हैं। तो जस्ट आप npm के थ्रू जब आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं तो वो लाइब्रेरीज यहाँ पे मेंटेन हो जाती है और नेक्स्ट टाइम वो आपकी वहीं से इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद आपके पास ये मेट्रो कॉन्फ़िग जेसन बन रही होती है। फिर इंडेक्स जेएस बेसिकली आपका वो पॉइंट होता है जहाँ से जब आप अपनी ऐप स्टार्ट करते हैं तो आपकी ऐप यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आपकी ऐप स्टार्ट होती है तो आपकी ऐप रजिस्ट्री आ जाती है, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होती है बेसिकली। ये ये फ़ोल्डर इंपोर्ट हो रहा है। बेसिकली ये आपका ऐप जेएस का ये फ़ोल्डर पड़ा होता है। उसके बाद ये आपके ऐप का नाम आ रहा होता है। बेसिकली ये आपकी ऐप डॉट जेसन यहाँ बनी होती है, तो यहाँ से आपका ये नाम एक्सपोर्ट हो रहा होता है, तो ये नाम वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद ये आपकी ऐप रजिस्ट्री, बेसिकली ये रजिस्टर्ड हो जाता है कंपोनेंट। उसके बाद हम जाते हैं ऐप डे। बेसिकली ये हमारा वो पहली स्क्रीन जो आप जब भी आप रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बना आता है, उसमें ये स्क्रीन बनी होती है। फिर आपके पास ये कुछ फाइल्स हैं जो गिट इग्नोर की आ जाती है। बेसिकली गिट के लिए यूज़ हो रही होती है। आपका नोड का वर्जन आ गया, मैं करंटली नोड 18 का वर्जन मेरे पास यूज़ हो रहा है। फिर आपके पास ये वेंडर, बेसिकली आपका लेटेस्ट जो आर्किटेक्चर आ रहा है उसके लिए यूज़ होती है। ये आपके नोड मॉड्यूल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपके ये दो फोल्डर्स, iOS और एंड्रॉयड। बेसिकली जब भी आप रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे होते हैं और कुछ आपको नेटिव कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, काफ़ी जगह होती हैं जैसे जहाँ पे हमें नेटिव कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पुश नोटिफिकेशन यूज़ करने हैं या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो आप नेटिव कॉन्फ़िगरेशंस iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए कर रहे होते हैं। फिर कई दफ़ा हमें ऐसा भी होता है कि हमें कुछ नेटिव सर्विसेज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम नेटिव कोड भी लिखते हैं रिएक्ट नेटिव में, तो वो हम एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में जाके एंड्रॉयड के लिए लिखते हैं और iOS में जाके iOS के फ़ोल्डर में जाके iOS के लिए रिएक्ट नेटिव कोड लिखते हैं। और बेसिकली उसको फिर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने रिएक्ट नेटिव के साथ और वो कॉल हो रहा होता है और वो एक सिंक हो रहा होती है, सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद ये आपकी वीएस कोड और इसकी फाइल्स बन जाती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ देखना है, अब ये हमारी बेसिकली मेन चीज़ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमें समझ आ सके कि क्या कोड में हो रहा है, और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हम इसको रन करते हैं और अपनी एक बेसिक ऐप देखते हैं कि ऐप कैसी हमारी बनी हुई आई है।
अच्छा अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूँ तो रिएक्ट नेटिव को प्रोजेक्ट रन करने के लिए कमांड होती है npx react native रन एंड्रॉयड। अगर आपने एंड्रॉयड के लिए रन करनी है तो आप एंड्रॉयड लिखते हैं, अगर आपने iOS के लिए रन करनी है तो आप iOS लिखते हैं। तो मैं इस टाइम इसको एंड्रॉयड के लिए रन कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ रन एंड्रॉयड। पहले आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपने या तो अपनी वर्चुअल डिवाइस कनेक्ट होनी चाहिए, आपका मोबाइल कनेक्ट वगैरह होना चाहिए, या आपने कोई एंड्रॉयड का एस डी के कह रहा हूँ, आपने कोई एक इसके अंदर एमुलेटर बनाया होना चाहिए, एमुलेटर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि एमुलेटर इंस्टॉल होगा, ओपन होगा तो तभी ये उसके ऊपर मोबाइल ऐप रन कर सकेगा। इस टाइम मैंने अपने मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास एक वर्चुअल रियल डिवाइस कनेक्ट है। रियल डिवाइस के ऊपर मेरे पास जब ऐप रन होगी तो मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा कि मेरे पास रियल डिवाइस के ऊपर ऐप कैसे रन। आप देख सकते हैं कि इसने वहाँ पे आपको शो कर दिया है कि इस वक्त ये इस मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो रही है। मैंने जस्ट वहाँ से परमिशंस दी हैं और ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। आप मेरे पास देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास मोबाइल के ऊपर ये ऐप रन हो चुकी है। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास जब ये ऐप रन हुई है तो हमने जो टेक्स्ट हेलो का लिखा था वो बिल्कुल इधर हमारे पास एक साइड पे आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास टेक्स्ट है। आप यहाँ पे ये टेक्स्ट चेंज करें, जो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि हमारे पास बहुत इंस्टेंट चेंजेस हो रहे होते हैं। मैं लेट्स यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो मेरे पास देखें कितना जल्दी रिफ्लेक्ट हुआ है मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो बेसिकली ये हमारे पास एक एडवांटेज होता है रिएक्ट नेटिव का कि वो आपका कोड बहुत जल्दी रिफ्रेश कर रहा होता है और रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपके फ्रंट एंड पे। अब हम ज़रा थोड़ा इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक फंक्शन बन रहा होता है, बेसिकली ये मेन फंक्शन होता है। अब रिएक्ट में आपने देखा होगा, क्लास कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं या फंक्शन कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। मोस्टली हम फंक्शन कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट हैं, काफ़ी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इस सीरीज़ में ले फंक्शन कंपोनेंट्स ही हम लेके चलेंगे और एज्यूम करूँगा कि आपको इस चीज़ों का आइडिया होगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूँगा। व्यू व्यू बेसिकली हमारे पास ऐसे ही होता है जैसे आपने एक कंटेनर होता है आपके पास। अगर आप लोगों ने कभी वेब पे काम किया हो तो आपको पता हो कि वहाँ पे डिव्स होती हैं। जो काम सेम काम जो डिव वेब पे कर रही होती है वो सेम काम व्यू हमारे पास रिएक्ट नेटिव में कर रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इन चीज़ों को रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी होती है, उसमें से हमारे पास ये कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो रहे होते हैं। जब भी आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई टेक्स्ट शो करना है तो आपको मेक श्योर करेंगे कि आपका वो टेक्स्ट इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो मेरे पास देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। हाँ, अगर मैं इसको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखता हूँ तो देखें मेरे पास रिएक्ट नेटिव एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि आप एक स्ट्रिंग विदाउट टेक्स्ट कंपोनेंट आप स्ट्रिंग रेंडर नहीं करा सकते। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब भी स्ट्रिंग रेंडर कराएंगे तो हमेशा आपकी टेक्स्ट के अंदर आएगी। ये हमारे पास रिएक्ट की एक स्टाइल शीट बन रही होती है। बेसिकली हम अपनी ऐप को, ये जो हमारा व्यू बन रहा होता है, ये इसको हम यहाँ से डिज़ाइन कर रहे होते हैं और इस स्टाइल शीट को हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव से। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे कि जब आप रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव में काम करते हैं जिसको हम JSX कहते हैं, बेसिकली ये सिंगल कंपोनेंट रिटर्न होता है। आप यहाँ पे मल्टी कंपोनेंट्स रिटर्न नहीं करा सकते। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और व्यू बना के रिटर्न नहीं करा सकता, मुझे एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि जैसा एक सिंगल कंपोनेंट रेंडर करता है, आप उस जब मल्टी कंपोनेंट्स नहीं करा सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि आप एक मेन कंपोनेंट बनाते हैं और उसके अंदर आप अपने यहाँ पे अब अगर मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ तो मैं मुझे इजाज़त है, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रिएक्ट नेटिव कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा कि आप यहाँ पे कंपोनेंट नहीं बना सकते। यहाँ पे मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ और इस कंपोनेंट को यूज़ करके मैं अपनी स्क्रीन को डिफरेंट लेआउट्स और डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये तो हमारे आज इंट्रो था। हमने रिएक्ट नेटिव देखा, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्या फ़ोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे इनको स्टाइल कर सकते हैं और वन बाय वन एक-एक कंपोनेंट को यूज़ करके डिफरेंट तरह की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट चीज़ें बनाएँगे और डिफरेंट स्क्रीन्स बनाएँगे, देखेंगे स्क्रीन्स क्या होती हैं, कैसे नेविगेशन हो रही होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप
कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में आपको बता दूँगा कि ये इश्यूज़ कैसे सॉल्व हो सकते हैं। मुझे पता है कि रिएक्ट नेटिव जब फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे होते हैं तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियोज़ मैं बना के अपलोड करूँगा, जो वीडियोज़ आ रही होंगी, जो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँगा, वो वीडियोज़ आप तक आएँगी और हम कोशिश करेंगे कि हम मिल के रिएक्ट नेटिव को अच्छे से समझ सकें, सीख सकें, ताकि हम मार्केट में जाके अच्छी मोबाइल एप्लीकेशंस बना के अपना प्रोफेशनल करियर रिएक्ट नेटिव में स्टार्ट कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।